अस्सलाम वालेकुम। आज का सेकंड लेक्चर सेकंड चैप्टर से और इस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल मेथड। पिछले लेक्चर में हमने हाइपोथेसिस तक पढ़ लिया था। इस लेक्चर के अंदर हम आगे बढ़ेंगे रीजनिंग, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट एंड कंक्लूजन। इस लेक्चर के अंदर हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। तो पहले पहले आता है रीजनिंग। अब हाइपोथेसिस हमने बना ली थी, एक स्टेटमेंट हमने बना ली थी, तो उसको हम चैलेंज करेंगे। अब उस स्टेटमेंट को हम चैलेंज करने वाले हैं, तो हम एक स्टेप फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में क्या होता है? बायोलॉजिस्ट कलेक्ट इन्फो एंड यूज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग टू फॉर्म हाइपोथेसिस। अब ये इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? ये साइंटिस्ट यूज करते हैं अपनी जो स्टेटमेंट है, अपनी जो हाइपोथेसिस है, उनको चैलेंज करने के लिए, क्योंकि वो स्टेटमेंट आगे जाके एक्सपेरिमेंट उस पे होगा, उसकी टेस्ट होगी। तो दो टाइप के रीजनिंग होती है, एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरी होती है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग में एक दो डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडक्टिव रीजनिंग में कहा गया है मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। किसी एक ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे और फिर हम जर्नल तक लेके जाएंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म तक। ये जो इंडक्टिव रीजनिंग है ये यूज बहुत कम होती है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। हमने क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन पढ़ी थी जिसमें हम फाइव सेंसेस का यूज कर रहे थे। तो वो जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो एक्यूरेट नहीं होती, हमने ये पढ़ा था। दूसरा, इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है? जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है वो उसकी पहले कोई हाइपोथेसिस नहीं होती, हम ऐसे ही ऑब्जर्वेशन करके रीजनिंग बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि जो एलिफेंट है वो एक ऑर्गेनिज्म है, तो वो ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है। बटरफ्लाई एक ऑर्गेनिज्म है, वो मल्टीसेलुलर है। ऐसे बहुत सारे जो भी हमें ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे वो मल्टीसेलुलर होंगे। तो ये एक इंडक्टिव रीजनिंग हो गई, ये एक थॉट हो गया। डिडक्टिव रीजनिंग थोड़ी डिफरेंस है। डिफरेंट डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर हमारे पास जो हाइपोथेसिस होती है, हमारे पास इंटेलिजेंट गेस जो होता है, उसको हम चैलेंज करते हैं, उसको हम एक स्टेटमेंट में बनाते हैं। और ये जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है, ये डिडक्टिव रीजनिंग हमारी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है। जो भी क्वांटिटेटिव डेटा होती है, आपको पता है कि वो मोर एक्यूरेट होती है। तो इस डिडक्टिव रीजनिंग में हम दो वर्ड्स का यूज करते हैं, एक होता है इफ और दूसरा होता है देन। इफ और देन का यूज करके हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जो स्टेटमेंट हम आगे जाके चैलेंज करते हैं, जो स्टेटमेंट एक्सपेरिमेंट जिस पे हो सके, जिसकी टेस्ट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा गया है इफ प्लाज्मोडियम, इफ का वर्ड यूज किया गया है, इफ प्लाज्मोडियम काजेस मलेरिया। अब ये जर्नल से स्पेसिफिक जाएगा। इफ प्लाज्मोडियम काजेस मलेरिया, अगर मलेरिया ही प्लाज्मोडियम ही काज कराता है मलेरिया, देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर प्लाज्मोडियम ही काज कराता है मलेरिया को, तो आप हर एक जो मलेरियल पेशेंट है, हर एक के ब्लड को देखें, उसके अंदर आपको प्लाज्मोडियम मिलेगा। तो ये एक जर्नल से स्पेसिफिक तक चला गया। दूसरी बात, ये जो रीजनिंग होती है, ये स्टेप जो होता है ये बहुत खास होता है। अगर जो साइंटिस्ट हैं, अगर ये रीजनिंग वाला स्टेप फॉलो ना करें तो उनका वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि डिडक्टिव रीजनिंग में इफ और देन का यूज होता है। अब इफ और देन जो है वो किसी भी स्टेटमेंट को चैलेंजेबल बनाता है। बहुत सारे हाइपोथेसिस बनाते हैं साइंटिस्ट, और रीजनिंग में आके इफ और देन जो है जो सेंटेंस है उनको यूज नहीं कर पाते, सिर्फ इफ यूज कर पाते हैं, देन यूज नहीं कर पाते। तो वहां पे भी बहुत सारी हाइपोथेसिस उनकी रिजेक्ट हो जाती हैं। तो जो जो स्टेटमेंट है, जो हाइपोथेसिस है, दोनों में इफ और देन आएगा, वही जो स्टेटमेंट है, वही जो हाइपोथेसिस है, वही चैलेंजेबल होगी और वो एक्सपेरिमेंट तक जाएगी। उसके बाद जो स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंट। Scientists design experiments based on reasoning to identify the cause of problem। अब हमने रीजनिंग पढ़ लिया, उस रीजनिंग के बेस पे जो स्टेटमेंट हमने बनाई थी, जो चैलेंजेबल स्टेटमेंट हमने बनाई थी, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे उस पर। तो मलेरिया के केस में क्या किया साइंटिस्ट ने? दो ग्रुप बनाए, एक बनाया कंट्रोल ग्रुप, दूसरा बनाया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप के अंदर 100 इंडिविजुअल जो थे, हेल्दी पर्संस थे, उनके ब्लड सैंपल लिए। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से 100 मलेरियल पेशेंट के ब्लड सैंपल लिए। अब ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इसके बाद आएगा रीजनिंग और बाद में कंक्लूजन। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप ये नोट कर लो। उसके बाद आता है रिजल्ट। द रिजल्ट्स आर वेयर यू रिपोर्ट व्हाट हैपेंड इन द एक्सपेरिमेंट।
जो जो चीज़ें एक्सपेरिमेंट के अंदर हुई होंगी वो रिपोर्ट के अंदर हम लिखेंगे, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर वो नेगेटिव हो, जाहिर सी बात है वो रिजेक्ट हो जाएगी हाइपोथेसिस। तो रिजल्ट क्या आया मलेरिया का? मलेरिया पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड व्हाइल हेल्दी इंडिविजुअल्स डिडंट। जो हेल्दी पर्सन्स थे उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट नहीं था, और जो मलेरिया के पेशेंट थे उनके अंदर प्लाज्मोडियम हमें मिला। तो ये रिजल्ट आया। अब रिजल्ट के बाद आती है कंक्लूजन। Conclusions are involves analyzing the results to see if the hypothesis was supported or not. If it was, great. If not, we can try again or make improvements. तो इसमें क्या होगा, कंक्लूजन के अंदर हम एनालिसिस करेंगे उस हाइपोथेसिस की। अगर वो जो हाइपोथेसिस है वो सपोर्टेड है, एक्सपेरिमेंट के अंदर भी वो पास हो गई है, रिपोर्ट भी उसकी क्लियर आ गई है, तो वो जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव जाएगी, वो आगे जाएगी। अगर वो नेगेटिव है या रिजेक्टेड है तो हम जो साइंटिस्ट होगा वो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकता है या फिर उसको दोबारा से ही स्टार्ट कर सकता है। तो कंक्लूजन में सिर्फ इतना था। और दूसरी बात ये कि ये जो कंक्लूजन है इसके बाद हम इसको पब्लिश कर सकते हैं कि ये हमारी हाइपोथेसिस थी, ये हमने ऑब्जर्वेशन की, ये हमारी हाइपोथेसिस थी और हमें ये रिजल्ट मिला है। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके लिख लें।